नमस्कार बंधुओं, मैं आज आरोग्य भारती के बारे में कुछ विषय रखने जा रहा हूँ। पिछला मैं भी रख चुका हूँ। आशा है आप लोगों को आरोग्य भारती के विषय में जानने में कुछ सुविधा होगी। राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाने हेतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभावी नेतृत्व खड़ा हुआ है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आयुर्वेद परिषद, आयुर्वेद व्यासपीठ, हेमियो समाज आदि पद्धति विशेष के संगठन सेवा भाव से सक्रिय बने हुए हैं। सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय समाज हित में हो तथा इन पद्धतियों के चिकित्सकों के ज्ञान अनुभव का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी मिल सके। इस दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर संगठन बनाने का विचार हुआ, जिसमें सभी चिकित्सा पद्धति के संगठन एक साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज जागरण का कार्य प्रभावी रूप से कर सकें। तदनुसार 2 नवंबर 2020 को कोची में संपन्न वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर पर आरोग्य भारती के गठन का निर्णय हुआ। माननीय सूर्यनारायण राव तथा माननीय भैयाजी जोशी के मार्गदर्शन में संपन्न हम इस स्थापना बैठक में डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, मध्य पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सहित देश भर के अनेक चिकित्सक उपस्थित हुए थे। स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? आरोग्य भारती की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सुख, संपन्नता और विकास का स्वास्थ्य से गहरा रिश्ता है। अस्वस्थ व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रह सकता है, न अपना विकास कर सकता है और न ही राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य को उन्नत बनाकर ही हम देश को समृद्ध और गौरवशाली बना सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत गाँवों में बसता है। गाँवों में बसता है और गांव की उन्नति ही देश की सच्ची उन्नति है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, दलित, वंचित एवं अशिक्षित लोगों पर भी विशेष ध्यान देकर कार्य करने की आवश्यकता है। आज की 21वीं सदी में भी लोग भूख, प्यास, ठंड, गर्मी या बुखार और डायरिया जैसे अति साधारण बीमारियों के प्रकोप से अपनी जान गंवा रहे हैं या आर्थिक विषमता, अंधविश्वास एवं अशिक्षा के कारण अकाल मौत के मुंह में समाते रहे हैं। यह अति दुखदायी है। लोग असमय सामान्य बीमारियों से काल कलवित न हो, इसके लिए कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना, बहुत बड़े अस्पताल या बहुत सारे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ऐसे व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति और समाज इतना जागरूक, शिक्षित और साधन संपन्न हो कि वह स्वयं इनसे होने वाली समस्याओं का निदान कर सके। मुख्य रूप से शुद्ध जल एवं पर्याप्त भोजन, सफाई, शिक्षा इत्यादि की अच्छी व्यवस्था रहने से 80% बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। सिर्फ सरकारी तंत्र पर निर्भर रहने या उस पर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों के तीनों के समन्वित प्रयास से ही
संतोषजनक स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण संभव है। जन जागरण की दृष्टि से आरोग्य भारती की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इसका प्रयोजन क्या है? आरोग्य भारती का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आरोग्य भारती समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों का एक स्वयंसेवी संगठन है जो भारतीय जीवन मूल्य आधारित दायित्व भाव से प्रेरित स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न पद्धतियों के प्रति समान का भाव रखने वाले सेवाभावी लोगों को संगठित कर स्वास्थ्य राष्ट्र के निर्माण में प्रयासरत है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म संपादन, अर्थ प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु आरोग्य का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति ने इस श्लोक से स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। पश्चिमी संस्कृति के विकास के साथ वर्तमान समय में आरोग्य रक्षा का महत्व कम होकर चिकित्सा का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आरोग्य के प्रति जागरूकता लाना अति आवश्यक है। दुष्परिणामों की चिंता किए बगैर तुरंत व मोटे परिणामों के चाहत में पश्चिमी जीवन शैली मानव व प्रकृति दोनों का शोषण कर रही है, जबकि भारतीय संस्कृति मनुष्य को प्रकृति का अंश मानते हुए प्रकृति के समन्वय व संतुलन से आरोग्य का चिंतन करती है। आरोग्य का भारतीय चिंतन ही आरोग्य भारती के मूल अवधारणा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने हेतु स्वास्थ्य जागरण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग प्रतिबंधन कार्यक्रमों का संचालन करना आरोग्य भारती का मुख्य कार्य है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय के साथ स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु यह संगठन अखिल भारतीय रूप से कार्यशील है। समस्त चिकित्सा पद्धतियों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए इनके समन्वय से स्वस्थ राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करना आरोग्य भारती का मूल्य उद्देश्य है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के प्राप्ति हेतु आरोग्य भारती के व्यापक विस्तार के दो आयाम आगे मैं बताने जा रहा हूँ। स्पर्शदर्शी आयाम, दूरदर्शी आयाम। स्पर्शी आयाम समाज के निर्धन, निर्बल, असहाय, जरूरतमंद व्यक्तियों को उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराना इस चिंतन का मुख्य लक्ष्य है। व्यवस्था के दृष्टि से इसके पुनः दो भाग किए गए। रोग प्रतिबंधन व्यवस्था, सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। रोग प्रतिबंधन, स्वास्थ्य जागरण। चिकित्सा संबंधी व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, विशेष रोग चिकित्सा सलाह। अब दूसरा हो गया दूरदर्शी आयाम। पुराने और गंभीर रोग जैसे कैंसर, मधुमेह, टीबी आदि पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रभावों का अध्ययन तथा शोध कर प्रभावी, परिणामकारी, निरापद तथा कम से कम मूल्य की उपचार व्यवस्था स्थापित करना इस चिंतन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है। इन दो आयामों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप का निर्धारण करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि स्वास्थ्य कौन है, स्वस्थ परिवार किसे कहते हैं तथा स्वस्थ ग्राम कैसा होना चाहिए। स्वस्थ कौन, एक विषय उठता है कि स्वस्थ कौन। आम भाषा में हम कह देते हैं हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन स्वस्थ कौन है उसका एक परिभाषा अपने आयुर्वेदाचार्यों द्वारा दिया गया है। वह व्यक्ति स्वस्थ है वह व्यक्ति
जो भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से एक आदर्श स्थिति रखता है, स्वस्थ कहा जाएगा। भारतीय आरोग्य शास्त्र के श्रेष्ठ मनीषी एवं शल्य शास्त्र के जनक आचार्य सुश्रुत ने आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य की निम्नलिखित परिभाषा विश्व के समक्ष प्रस्तुत की थी। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नत इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयेत। अर्थात वात, पित्त और कफ इन तीन शरीरों का निर्माण करने वाले भौतिक साधनों की समव्यवस्था, शरीर में पाचन का कार्य करने वाली विभिन्न अग्नियाँ की अवस्था, शरीर की रक्त, मांस आदि सप्त धातुओं, मल, मूत्र, पसीना आदि विभिन्न प्रकार के मलों की शरीर पोषण, शरीर धारण तथा आवश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकालना आदि क्रियाओं का समावस्था में रहना तथा आत्मा, इंद्रियां, आँख, कान, नाक आदि ज्ञान को ग्रहण करने के माध्यम तथा मन की प्रसन्नता, यह जिसके पास हो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य एक सकारात्मक परिकल्पना है और केवल विभिन्न प्रकार के रोगों के अभाव को ही स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। भारतीय चिंतन में केवल जैसे तैसे जीवन यापन करने को ही लक्ष्य नहीं कहा गया है। वैदिक मंत्र इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वहाँ जीवेम शरद सत्तम, हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। हमारा भारतीय मूल्य था कि 100 वर्ष तक हमारी आयु है, 100 वर्ष तक हम पूर्णायु होकर के। पहले तो लोगों हजार वर्ष तक का भी जीने का इतिहास है अपने यहाँ, लेकिन अभी इस कलिकाल में 100 वर्ष एक मनुष्य का आयु माना गया है। और हम भारतवासी आज से कुछ वर्ष पूर्व 100 वर्ष तक आनंद का जीवन जीते आए हैं। तो कहता है कि हम 100 वर्षों तक जीवित रहें के साथ श्रीण्याम शरद शतम, 100 वर्षों तक हमारी श्रवण शक्ति मंद न हो तथा पश्यम शरदशतम, 100 वर्षों तक नेत्र से देखें, नेत्र ज्योति मंद न पड़े। जैसे वाक्य इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आचार्य चरक शरक ने आयु को 4 प्रकार का वर्णन किया है, जिसका मैं वर्णन अगले अंक में करूँगा। तब तक आप आरोग्य भारती झारखंड का यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम पूर्ण स्वस्थ तभी हैं जब हमारी संपूर्ण इंद्रियां समान रूप से काम करती है, हमारे मन भी समान रूप से काम करते हैं, तब हम स्वस्थ हैं। अन्यथा आँख नहीं काम कर रही है, कान नहीं सुन रहा है, खा रहे हैं, पाचन क्रिया काम नहीं कर रहा है, तो हम स्वस्थ नहीं हैं, हम अस्वस्थ हैं। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम का समापन कर रहा हूँ। फिर अगले अंक में मिलूँगा कल। जय माँ भारती, वंदे मातरम।